सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा रियल नंबर्स। तो इसमें हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे इक्लिप्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम। अब ये दोनों टर्म क्या होता है, पहले उसका थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से हम उसको समझ लेंगे। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है, ऐसी बात होती है जो प्रूव्ड हो चुकी होती है, साबित हो चुकी होती है, उसकी मदद से हम दूसरी चीज अब प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड, तो आपको हर बार प्रूव नहीं करना पड़ता पाइथागोरस थ्योरम को, बल्कि उसका यूज कर लेते हैं और हम क्वेश्चन में लगाते हैं कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको यहां ये नहीं बताना होता है कि ये थ्योरम कहां से आया, कैसे डिराइव हुआ, बस उसको यूज करते हैं। तो लेमा क्या होता है, ये एक प्रूफ होगा जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। और ये एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो एल्गोरिथम क्या होता है, ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जिस स्टेप में हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर इक्लिप्स डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करके हम एक एल्गोरिथम बनाएंगे, उस एल्गोरिथम को हम नाम देंगे इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये सब आपको याद नहीं रखना कि लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है, आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। एग्जाम्पल से ये टर्म और क्लियर होंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने 17 ले लिया, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो कितना टाइम्स जाएगा, 3 5 15, 15 यहां आएगा और क्या होगा, रिमाइंडर आपका 2 बच जाएगा। ओके, अब ये 3 क्या है, इसको हम क्या नाम देते हैं, डिवाइजर। और ये 17 क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, डिविडेंड। और ये 5 क्या कहते हैं हम इसको, क्वोशेंट। और ये 2 हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इस डिविडेंड को हमने नाम दे दिया ए, इस इक्लिप्स डिवीजन लेमा के अंदर हम इसको ए नाम दे देते हैं। ओके, और डिवाइजर को हमने बी दे दिया, क्वोशेंट को क्यू से डिनोट कर दिया और रिमाइंडर को आर से। ओके जी, तो ये आ गया हमारा। जहां पर आर क्या है, आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और बी से छोटी होगी। कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर 12 हमने ले लिया और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। कोई ऐसा तो नहीं कर सकता कि हम 1 टाइम्स ले जाएं और इसको करें और 6 रिमाइंडर नहीं बच सकता। इस तरह से डिवीजन अगर किसी ने किया है तो आप कहोगे गलत है, क्योंकि 6 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ 12 आएगा। तो ये क्या है, ये बी ही तो है और ये आर है, तो हमेशा छोटा रहेगा। अगर 11 होगा तब तो ठीक है, यहां पर 5 बच जाएगा। तो यही बात इसमें कही जा रही है कि आर की वैल्यू रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, लेकिन बी से कम रहेगा, डिवाइजर से हमेशा कम रहेगा। तो हमने डिविडेंड को ए कह दिया और डिवाइजर हमारा बी हो गया, रिमाइंडर आर और क्वोशेंट क्यू। ओके, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो अब इक्लिप्स डिवीजन लेमा क्या है, तो ये देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये मेन चीज मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, इसका मतलब नहीं है इसको थ्योरम याद नहीं करना है। ठीक है, इससे सिर्फ क्वेश्चन आएंगे। तो यही चीज जो हमने यहां डिस्कस की, यही आपका इक्लिप्स डिवीजन लेमा है। अब इसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेनली एचसीएफ निकालते हैं। तो देखें हम कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको एचसीएफ निकालना है ऑफ 27 एंड 18। तो हम पहले क्या करते थे, अपना पुराना देसी तरीका क्या था कि 27 यहां रख लिए, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा। ओके, 3 9 से 27 और ये 3 और 3 हो गया। इसी तरीके से 18 का हम निकाल लेते थे, ये 2 से जाएगा 9 आ जाएगा, अब 3 से जाएगा और 3 आ जाएगा। तो हम क्या करते थे, 27 ये सब क्या है, 3 3 ये फैक्टर्स हैं, 27 के सब फैक्टर हैं, ऐसे हम लिख लेते थे। और 18 को कैसे लिखते थे, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये सब 2 3 3 ये सब क्या है, फैक्टर्स कहलाते हैं।
अब हम HCF कैसे निकालते थे, यहां से 3 उठाए, यहां से उठाए, देखिए कॉमन है दोनों में, ये भी दोनों कॉमन है, तो हम क्या करते थे, HCF इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज 9, तो 9 HCF आ जाएगा। लेकिन अब इक्लिप्स डिवीजन लेमा का यूज करके हम HCF किस तरह निकालते हैं वो देखते हैं। हम पढ़ चुके हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो हम कैसे लिखते थे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अभी मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे हम करते हैं, फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखना है वो मैं एक क्वेश्चन लूंगा, उसके अंदर पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप हमको एग्जाम के अंदर अपनी आंसर शीट में किस तरह लिखना है। अभी सिर्फ हम प्रोसीजर जान लेते हैं कि कैसे होता है ये। तो यहां पर जो बड़ा वाला होता है उसको ए ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 27 बड़ा है तो ले लेंगे, और बी की वैल्यू 18 ले लेंगे, और हम अब इसको डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 27 है और 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा 18 आएगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 9 बच जाएगा, ठीक है। तो हमने 1 टाइम्स, तो क्वोशंट आपका 1 आ गया, और रिमाइंडर, रिमाइंडर ये क्या, सॉरी ये रिमाइंडर क्या है 9 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारा क्या हुआ, 0 नहीं आया ना, 9 आ गया है, तो एक बार फिर से हम अप्लाई करेंगे किसमें, अब की ये डिवाइजर ऊपर वाला और रिमाइंडर के बीच में इक्लिप्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, यानी अब 18 यहां आ जाएगा और 9 यहां आ जाएगा। अब 9 कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, और अब पूरा कट जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, रिमाइंडर यहां 0 बचेगा। ओके, जैसे यहां आप 18 करें और 9 2 18, तो आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 है और Q की वैल्यू 2 आएगी, ये हम रख दिया। अब R 0 हो गया, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, और उस टाइम जो डिवाइजर रहा होगा, यानी जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आया है जो डिवाइजर है वही HCF हो जाएगा। तो ये जो हमने स्टेप किया यहां से, ये वाला स्टेप और ये स्टेप, इसको हम क्या कहेंगे कि ये है इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम। बुक में आपके स्टेप्स दिया है, स्टेप्स याद नहीं करना, वैसे पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, सिंपल इस तरीके से आपको करना है। एक चीज और एक्सप्लेन करनी है, उसको हम देख लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, HCF यहां फिर से निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन हमारे पास है 455 हमने नंबर ले लिया और 42, इसके बीच में हम यानी सॉरी इसका HCF हम निकालेंगे। सिंपल भाई, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अभी मैं स्टेप बताऊंगा कि स्टेप वाइज आंसर में कैसे लिखना है, अभी सिर्फ एक चीज जो मैं समझाना चाहता हूं उसको शॉर्ट में समझा देता हूं। ठीक है, तो यहां से ये ए आपका क्या होगा, बड़ा वाला ए होगा 455, और बी आपका 42 हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो अब भैया 455 यहां लिख लो, 42, अब हम चलते हैं इसको डिवाइड करते हैं, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 टाइम्स जाएगा तो 420 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, फिर आपका 35 बच जाएगा, ठीक है। 35 ने यहाँ लिख दिया। अब देख रहे हैं हम रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं है, तो फिर से अगला स्टेप करेंगे, इसके और इसके बीच में लगाएंगे। अब 42 हमने लिख दिया, 35 एक ही बार जाएगा, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 7, हाँ 7 बचेगा। अब फिर इस 35 और 7 के बीच में लगाएंगे, क्योंकि रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं है, तो 35 और 7, अब 7 5 से 35 हो जाएगा। इस स्टेप में रिमाइंडर नहीं आएगा 0, तो R आपका 0 आ गया, आपका प्रोसेस यहां स्टॉप हो जाएगा, और HCF आपका निकल कर आ जाएगा यही वाला 7, यानी HCF क्या हो गया, 7 हो गया। अब मुझे इसमें क्या समझाना था, देखिए हमने HCF किसका निकालना था, 455 और 42 का। ओके, इसको हम वैसे कैसे निकाल सकते हैं, अब हम क्या करते हैं 42 का हम HCF निकाल लेते हैं वैसे सिंपल मेथड से अपना। तो क्या होगा, ये 2 टाइम्स जाएगा 21 आ जाएगा, फिर ये 3 जाएगा 7 आ जाएगा, और 35 का हम निकाल लेते हैं। ओके, 35 का कैसे आएगा, 7 टाइम्स जाएगा और ये 5, तो हम 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके, और 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 5। तो इनका HCF कैसे निकालेंगे, कॉमन कौन सा है, सिर्फ 7 आपको दिख रहा है, तो 42 और 35 का HCF भी आपको 7 आ रहा है। चलिए एक और स्टेप आगे चलते हैं हम, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं 7 का HCF, तो 7 का क्या आएगा यार, 7 ही आएगा, तो यहां पर 7 का HCF 7 आएगा। और यहां से आप देख सकते हैं 35 और 7 का HCF निकालेंगे, तो 35 और 7 के बीच में क्या कॉमन है, 7,
तो यानी 35 और 7 का HCF निकालेंगे तो भी HCF हमारा 7 आएगा। इससे हमें एक बात पता चली, वो क्या कि इस लेमा के अंदर जितने भी हमने नंबर्स यूज किए हैं, यानी जिन जिन स्टेप में हमने इक्लिप्स डिवीजन लेमा लगाया है, सब का HCF सेम आएगा। चाहे 455 और 42 का निकालें या 42 और 35 का निकालें, 35 और 7 का निकालें, सबका HCF सेम आ रहा है। यानी मैं ऐसे लिख दूं यहां पर, तो आप देख सकते हैं HCF चाहे 455 और 42 का हो या 42 और 35 का हो, 35 और 7, सबका ही 7 ही HCF आएगा। ठीक है, तो जितने स्टेप्स हमने यूज किए हैं वो सब का HCF हमको निकल आएगा। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे और उसको अच्छे से पूरा जिस तरह से एग्जाम में लिखना है उस तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, HCF हमको निकालना है इस बार 4052 एंड 12576, इसका HCF निकालते हैं। तो ऐसे हमको मान ली एग्जाम में आ गया। अब हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए कैसे लिखेंगे, सिंस, अब जो बड़ा वाला होगा उसको ए मानेंगे, तो सिंस 12576 is greater than 4052, applying Euclid's division lemma, we get, तो हमने लिख लिया, ये हमें क्या मिलेगा, 12576 इक्वल्स 4052। अब साइड में हम डिवाइड करते हैं इसको, तो 12576 को हम डिवाइड करेंगे 4052 से। आप देखिए, इतना बड़ा कोई टेबल याद नहीं होता, हमें सिर्फ अंदाजे से काम करना है। 4000 इसको मान लें रफली और 12000 ये हो गया, तो 4 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अगर 3 टाइम, क्योंकि ये 52 है, अगर इसको भी 3 टाइम्स करेंगे तो 150 का राउंड आएगा, यहां पर 576 है, तो ये 3 टाइम्स जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, 12 और ये 156 माइनस करेंगे 420 आएगा, बड़ा 420 नंबर आ गया। ओके, कोई बात नहीं। तो ये कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स, और रिमाइंडर आपका 420 बच गया। अब ऐसे आप लिख देंगे, बिकॉज यहां पर साइड में इस तरह से आपको लिखना है, साइड में शो करना है, ठीक है, बीच में लगा देना। तो हमने क्या देखा, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर 420 आया है। तो अब क्या लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर 420 नॉट इक्वल टू 0, we apply division lemma to 4052 and 420। तो अब लेमा किसके बीच में लगाना है, 4052 और 420। मैं पहले बता चुका हूं, डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में अब लगा देंगे। तो लगा देते हैं 4052 इक्वल्स 420। अब फिर से आपको यहां डिवाइड करना पड़ेगा, यहां रखिए किनारे, 4052 420, तो ये 9 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 4 अगर हम 10 टाइम्स कर लेंगे तो 42,000 हो जाएगा, थोड़ा सा कम ही आएगा, और 04208, तो ये आ जाएगा आपका 3780, माइनस करेंगे 272 आएगा। ओके, तो हमारा 9 टाइम्स गया, रिमाइंडर हमारा 272 फिर बच गया। फिर से वही लाइन लिखेंगे, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 272 नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 420 एंड 272। तो अब 420 और 272 के बीच में लगाएंगे, तो लगा देते हैं 420, अब 272 हो जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ पर भी आपको इस तरह से बिकॉज लगाना है और ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। अब आप क्या लिखेंगे, 420 हो जाएगा, यहाँ पर 272 हो जाएगा, ये ऑब्वियसली 1 टाइम्स जाएगा, नहीं तो 500 से ज़्यादा हो जाएगा, 272 हो जाएगा, माइनस करेंगे आएगा 148 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 टाइम्स गया, 148 होगा। ठीक है, तो 272 और 148 के बीच में लगाएंगे,
तो रिमाइंडर 148 नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 272 एंड 148। तो भैया 272 लिख दो, यहां पर बड़ा वाला यही है, 148 यहां पर लिखेंगे, बिकॉज साइड में कर लो सॉल्व इसको। 272 148 सीधी सी बात है, एक ही बार जाएगा वरना 300 हो जाएगा। तो 148 लिख लिया हमने, माइनस किया आएगा 124, ठीक है। तो 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर 124 आपका दिया। अब फिर से हमारा ये रिमाइंडर बच गया। सो रिमाइंडर 124 नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 148 124, यानी 148 और 124 के बीच में लगाएंगे। तो लिख लेते हैं 148 इक्वल्स 124, फिर भैया साइड में ऐसे ही कर लो, कहानी बना लो, और 148 लिख लिया, 124 लिख लिया, 1 टाइम्स जाएगा 124, माइनस किया 24 आएगा, हाँ जी। तो 1 टाइम्स गया, रिमाइंडर आपका 24 आ गया, फिर वही स्टेप यार फिर बच गया। तो अब फिर से 124 और 24 के बीच में लेमा लगाएंगे, क्योंकि रिमाइंडर 24 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो 124 इक्वल्स 24, ये कितने टाइम्स जाएगा, फिर से हमें साइड में शो करना पड़ेगा कि हमने डिवाइड किया है, कहीं से चीटिंग नहीं की है। ओके 24 5 टाइम्स जाएगा, 120 आएगा, फिर बच गया यार 4, एक बार और करना पड़ेगा लग रहा है। तो ये 5 टाइम्स गया, रिमाइंडर आपका 4 आ गया, ठीक है। जबकि 24 और 4 के बीच में लगाएंगे। 24 यहां लिख लिया हमने, और 4 तो सीधा ही हो जाएगा 624 प्लस 0। ओके, चाहे तो साइड में शो कर देना कि हाँ हमने किया है। तो अब रिमाइंडर 0 आ गया, अब हम क्या लिखेंगे, द रिमाइंडर नाउ बिकम 0, सो और प्रोसीजर स्टॉप्स। तो रिमाइंडर 0 हो गया, प्रोसीजर खत्म। सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 4, तो हम देख सकते हैं यहां पर डिवाइजर क्या है, 4 बच रहा है इस स्टेप में, जहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो हम लिखेंगे द HCF ऑफ 12576 एंड 4052 इज 4। तो HCF आपका 4 आ गया, इस तरह से आपको लिखना है। और साइड में चाहे तो ऐसे लिख सकते हो आप, HCF इक्वल्स टू 4, ताकि टीचर को दूर से दिख जाए कि हाँ भैया इसने निकाला है, वैल्यू 4 आई है। तो इस प्रोसीजर से, अब जरूरी नहीं कि एकदम यही वर्ड लिखना है, मतलब बताने का यही है कि इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं समझाते हुए लिखना है। ओके, अब एक अगला एग्जांपल लेते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एग्जांपल हमारा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो भैया इवन 2q के फॉर्म में है और ऑड 2q प्लस 1 के फॉर्म में है, जहां q क्या है, कोई इंटीजर है। ओके, तो चलिए इसको भी करते हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आपके 2 4 6 8 इस तरह से चलते चले जाएंगे। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, अगला लाइन में आपको लिखनी पड़ेगी, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड टू 1 by 1, क्योंकि इवन है तो 2 से डिवाइड होगा। तो ऊपर के जो नंबर हमारे हैं 2 4 6, इसके और 2 के बीच में हम लेमा लगा देंगे, एक के बाद एक, पहले 2 में लगाएंगे और फिर 4 में, फिर 6 में, फिर 8 में। तो हमारा एल्गोरिथम क्या था, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो एक बार यहां पर हम A की वैल्यू 2 ले लेते हैं, और B हम मान के चले हैं, यानी 2 के बीच में लगाना है, तो B हमने 2 लिया है। अब इसको साइड में आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा कि ये 2 है और इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 टाइम्स जाएगा 2 आएगा और रिमाइंडर आपका 0 बचेगा, यानी इसका क्वोशिएंट 1 आ रहा है और रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। इसी तरह हम 4 में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिए, और 4 में दिखाएंगे तो 2 2 जा 4, यहां भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब की क्वोशिएंट 2 है, ये 0। 6 पे अप्लाई कर दीजिए, यहां 2, इसको भी साइड में आपको शो कर देना है, यहां 6 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा 6 आ जाएगा, रिमाइंडर 0, यानी ये 3 हो जाएगा प्लस 0। अब आप क्या देख सकते हैं यहां पर, हेयर वी सी
b इक्वल्स टू 2, देख रहे हैं b की वैल्यू यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, b की वैल्यू 2 कांस्टेंट है, एंड r इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर देख रहे हैं यहां पर यहां पर यहां पर सब 0 है। तो भी इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, पुटिंग वैल्यू ऑफ b एंड r लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू b की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 1 2 3 होती जा रही है, इसलिए हम q ही रखेंगे यहां पर, और रिमाइंडर 0 है। तो बस आधा काम हमारा हो गया, ये a इज इक्वल टू 2q आ गया, ये हमको निकालना था। अब आगे नीचे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सो वी कैन से दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर, यही वाला क्वेश्चन वाला पूरा उतार दें, इज ऑफ द फॉर्म 2q वेयर q इज सम इंटीजर। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी इवन के निकला है, ऑड वाला देखते हैं, ऑड किस तरह से निकालना है, 2q प्लस 1 फॉर्म में। तो उसी तरह हम लिखेंगे, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आपके क्या होंगे, 1 3 5 7 और डॉट डॉट इसी तरह चलता जाएगा। अब इस पे इक्लिप्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, इक्लिप्स डिवीजन लेमा, आपको फुल फॉर्म में लिखना है, शॉर्टकट नहीं, ठीक है। टू पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स एंड टू 1 by 1, तो लगा देते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहां पर क्या होगा, पहले a की वैल्यू 1 आएगी और b हमने 2 मान के चला है, तो 1 है, ये 2 है, 0 टाइम्स जाएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर 1। तो बस यहां हम लिख लेंगे क्वेश्चन 0 आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। यहां पर ऐसे बिकॉज लगाकर ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करता जाऊंगा, यहां आपको नीचे लिखते जाना है, शो करते जाना है, ठीक है। 3 का निकाल लेते हैं, ये 2 1 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, और 5 का क्या होगा, 2, और ये 2 2 जा 4 जाएगा, 1 रिमाइंडर यहां बच जाएगा। ऐसे साइड में आपको शो करते जाना है, ठीक है। ऐसे आपको 3 का करना है और 5 का करना है, ठीक है। ये करने के बाद आप क्या लिख सकते हैं, हेयर वी सी b इज इक्वल टू 2, तो b तो भैया 2 है, एंड r इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर देख रहे हैं हर जगह 1 आ रहा है, पुटिंग वैल्यू, तो वैल्यू पुट करेंगे तो a क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा, और q और रिमाइंडर हमारा 1 है, तो आ गया a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब वही स्टेटमेंट लिख देंगे कि सो वी कैन से दैट एवरी, यहां वाला इस बार यहां से लिखेंगे, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर, और हमारा क्वेश्चन खत्म। अब एग्जाम्पल 3 करते हैं, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो भैया इस तरह के क्वेश्चन में एक बात समझ लो, यहां पर जो वैल्यू दी होगी उसी के बीच में आपका लेमा लगाना है, ठीक है। हमने उधर 2 दिया था, तो हमने 2 के साथ कर दिया था, यानी हर नंबर को 2 से डिवाइड किया था, यहां पर हम 4 से डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट, यहां मैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या हो सकते हैं, 1 3 5 7 9, ओके, वगैरह वगैरह आगे, ठीक है। तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, अप्लाइंग इक्लिप्स डिवीजन लेमा टू ऑड इंटीजर्स एंड 4 1 by 1, तो ऑड इंटीजर और 4 के बीच में लेमा लगाएंगे एक के बाद एक। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है हमारा, a की वैल्यू एक बार 1 लेंगे, b हम यहां पर अब 4 लेंगे, ठीक है, हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 में लेमा लगा रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, साइड में ब्रैकेट आपको लगाना है, यहां पर अंदर 1 को डिवाइड करना है, डिवाइजर आपका 4 है, तो 0 टाइम्स जाएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा, ओके। तो 4 0 प्लस 1, अगला लगाते हैं हम 3 में, यहां 4, तो ये देख सकते हैं यहां पर हमने 3 अंदर रखा, 4 बाहर, 0 टाइम्स जाएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, इस तरह से बाहर ब्रैकेट लगाएंगे, और 4 मल्टीप्लाई बाय 0, रिमाइंडर 3। 5 में लगाएंगे तो 4 1 टाइम्स जाएगा इस बार, चलो यहां एक बार और दिखाई देते हैं, इस तरह आपको हर स्टेप में लिखना है, ठीक है। 5 यहां होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स जाएगा, 4 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो रिमाइंडर यहां 1 बचेगा। इस तरह से आपको शो करते हुए चलना है, ठीक है। मैंने 3 स्टेप दिखा दिया है, अब इस तरह से आपको 7 का निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 7 4 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। 9 का निकालेंगे, 4 2 जार 8, 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। 11 का निकालेंगे,
तो 4 2 टाइम्स जाएगा, इस बार रिमाइंडर 3 बचेगा। अब देखिए आपको यहां देखने से क्या लगता है एक चीज, कि एक बार रिमाइंडर 1 आ रहा है, दोबारा आपका 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। इससे समझ में क्या है बात, हम इसमें क्या कह सकते हैं? तो हेयर वी सी b इज इक्वल टू 4। ठीक है, b की वैल्यू आप देख रहे हैं 4 है, कॉमन है, बिल्कुल कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। और q तो वेरिएबल है, 0 1 2 3 इस तरह चलता चला जाएगा। ठीक है, और रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर की दो वैल्यू आ रही है बार बार, या तो 1 आ रही है या तो 3 आ रही है, 1 आ रही है 3 आ रही है। तो r क्या हो सकता है? r 1 और 3 लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू a इक्वल्स 4, q का q ही रहेगा, और रिमाइंडर एक बार 1 ले लेंगे, या तो 4q प्लस 1 होगा और 4q प्लस 3 होगा। एक बार रिमाइंडर 1 ले लेंगे, एक बार 3 ले लेंगे। तो भैया यही तो हमको प्रूव करना था, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ठीक है, अब वही स्टेटमेंट लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये याद रखिए आपको स्टेप्स दिखाना है। ठीक है, आप चाहे तो ये 7 तक ही कर सकते हैं, वैसे बेहतर है कि पूरा 11 तक आप करें, और यहां पर भी आपको दिखाना है साइड में। ठीक है, जैसे मैंने 1 3 5 के लिखा है, इस तरह पूरा दिखाना है। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा अलग तरीके का, लेकिन ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे हवा में। A sweet seller has 420 काजू बर्फीज and 130 बादाम बर्फीज. She want to stack them in such a way, यानी जैसे स्टैक में लगाते हैं ना, जैसे मिठाई की दुकान पे लाइन से लगी होता है, तो उसको स्टैकिंग कहते हैं, यानी एक प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज करना। इस तरह से करना है कि ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, यानी सेम नंबर ऑफ बर्फीज होनी चाहिए उस एक स्टैक के अंदर। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। तो भैया दो चीज यहां पर हमको समझने की है, दो चीज हमको दी हुई है। पहली चीज, ईच स्टैक सेम नंबर। सेम नंबर मतलब यहां से यहां तक फॉर एग्जांपल 10 ठो अगर मिठाई लगी है, तो 10 ही 10 सब में चलेगी। ठीक है, 10 यहां 10 यहां, ऐसे लाइन से 10 लगेगी, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेम नंबर है। दूसरी बात हमसे कह रहा है कि लीस्ट एरिया, यानी ट्रे का एरिया कम से कम इस्तेमाल हो। तो किसी चीज का एरिया कम से कम इस्तेमाल हो तो हम उसके लिए क्या कहते हैं कि भाई कहीं बीच में खाली जगह ना हो। अगर ट्रे के अंदर कहीं बीच बीच में खाली होगा तो मिठाई ज्यादा दूर तक फैली होगी, और एकदम हम क्लोज लाइन बाय लाइन लगाएंगे तो क्या होगा? कोई जगह खाली नहीं होगी और कम से कम एरिया घेरेगा। तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल से हम इस चीज को समझते हैं, लीस्ट एरिया का क्या मतलब है, लीस्ट एरिया कैसे लेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 28 काजू बर्फी थी और 14 बादाम बर्फी थी, तो हम किस तरह से इसको अरेंज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 7 7 हमने अरेंज कर लिया, 1 2, ये येलो वाली आपकी काजू बर्फी है। ठीक है, 3 4 5 6 7। अब कितनी लाइन लगेगी? 7 14 21 और 28। ठीक है, 3 4, यानी एक स्टैक के अंदर 7 मिठाई होगी और आपकी 4 स्टैक्स इस तरह से लगेंगे। ये आपका काजू हो गया, और बादाम बर्फी भी इसी तरह से हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कहीं बीच में खाली जगह नहीं है। अगर 7 7 अरेंज कर रहे हैं तो ये देखिए बादाम वाला 14 है, 7 यहां 7 यहां हो जाएगा। तो दोनों चीज यहां कंडीशन हमारी पूरी हो गई कि ईच स्टैक है सेम नंबर, सब में 7 ही 7 है, और कम से कम एरिया है। दूसरा चीज हम देख लें, दूसरा अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम 5 5 अरेंज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो आप देखिए अब 28 कैसे भरेगा? 5 यहां तक, 10 यहां तक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऊपर से भरेंगे तो 15 ये हो जाएगा, 20 ये हो जाएगा, 25 26 27 और 28। तो आप देख रहे हैं ये खाली जगह रह गई। ओके, और जब हम बादाम बर्फी लगाएंगे तो भी यही होगा, 5 10 11 12 13 14, यहां 14 आ जाएगा, ये खाली जगह रह गई। तो अगर हम एरिया निकालें तो मान लीजिए हमारी बर्फी 1 सेंटीमीटर की थी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्स में। ठीक है, तो यहां से 5 और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9।
तो एरिया क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 45। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, इस तरह से आपको ये नहीं बनाना है, ताकि आगे जो भी इस तरह क्वेश्चन आए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्यों हम लीस्ट एरिया ले रहे हैं और कैसे निकालते हैं। वहीं इसका देख लें, यहां से 7 है, एरिया क्या हो जाएगा 7 और 1 2 3 4 5 6 और 6 एरिया क्या हो जाएगा 42। अब सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम इस तरह अरेंज कर रहे हैं कि खाली जगह छूट रही है तो एरिया ज्यादा घेर रहा है, यहां 42 है। तो सिंपल हमें क्या करना है, यहां से क्या बात समझ में आई कि इस तरह से अरेंज करें कि कहीं पर भी खाली जगह ना छूटे। तो HCF क्या होता है, हम कॉमन ही फैक्टर निकालते हैं ना, तो बस वही हम काम कर देते हैं। तो पहले इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है जो पॉइंट लिखा है हमने। तो ऐसे डायग्राम आप बना सकते हैं कि काजू बर्फी हमने ऐसे लगा ली, ठीक है, ये के फॉर काजू बर्फी। ओके, तो ऐसे हम सेट कर लेंगे। अब आगे तक है, ठीक है। इसी तरह बादाम बर्फी सेट कर लेते हैं हम। और ये ट्रे में ऐसे लगी हुई है, ठीक है, ये ट्रे है, इस तरह अरेंज करना है। ये चीज तो हमने समझ ली, कहीं बीच में खाली नहीं जगह होना चाहिए, यानी ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों का फैक्टर हो। तो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ईच स्टैक में सेम नंबर होना चाहिए, यानी ये पूरा एक लाइन से स्टैक है, ठीक है, ये पूरा एक, अगर हम देखें तो ये एक स्टैक हो गया, इसमें एन नंबर होना चाहिए, तो सब में ही एन ही होना चाहिए, ठीक है। बादाम भी के भी एक स्टैक के अंदर एन बर्फीज होनी चाहिए। और ये कुछ एक्स जाएगा, ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं। और इसी तरीके से ये वाई स्टैक्स लगेंगे इसके। तो काजू बर्फी कितनी हुई, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं के बी काजू बर्फी, ठीक है, एन इंटू एक्स। और बादाम बर्फी कितनी हुई, ये भी एन इंटू वाई होगा, ठीक है। काजू को निकालना है एन मल्टीप्लाई बाई एक्स और बादाम एन मल्टीप्लाई बाई वाई। तो भैया यही निकाल लेते हैं, एन दोनों में कॉमन है, तो एन की वैल्यू निकाल लेंगे तो यही हमारा HCF हो जाएगा। ये चीज इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो इस तरह से लिखना है, ठीक है, ये डायग्राम भी आप बना देंगे तो अच्छा रहेगा। अब HCF हम लगाते हैं। HCF हमें निकालना है 420, 130। तो आप एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। तो 420 बड़ा है, 420 इधर लिख देंगे, इक्वल्स 130 हो जाएगा। इधर साइड में हम बिकॉज लगाएंगे और ऐसे इसको दिखा देंगे कि हाँ हमने किया है भैया। 420 और 130 इधर हो जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 263 टाइम्स जाएगा, 390 हो जाएगा। ओके, ये 390 हो जाएगा, माइनस करेंगे 30 बच जाएगा। तो ये 3 टाइम्स क्वेश्चन 3 हो गया, रिमाइंडर आपका 30 हो गया। रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ है, फिर से एक बार लगा देंगे 130 इक्वल्स 30। अब ये 4 टाइम्स जाएगा और 10 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर अब अभी भी R 0 नहीं हुआ, और फिर से लगाएंगे हम, आपकी 30 और 10 में लगाएंगे तो 10 इंटू 3, आपकी रिमाइंडर 0 हो गया। तो ठीक है, आप नीचे लिख देंगे, मैं आगे लिख दे रहा हूं, यहां पर R यहां 0 आ रहा है, तो अब हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सो HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। तो 10 आपका HCF आ गया। अब एक लाइन और नीचे लिख देंगे, तो हम कह सकते हैं स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड्स ऑफ बर्फी। तो एक स्टैक के अंदर 10 बर्फी होनी चाहिए। ओके, एक्सरसाइज 1.2 का कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें हमको जाननी है, आपने पढ़ी होगी, बस एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर अदर देन वन, वन के अलावा, whose only factors are 1 and the number itself are called prime। सिंपल भाषा में अगर समझें तो वो नंबर जो 1 से या खुद अपने आप से ही डिवाइड हो, फॉर एग्जाम्पल 3,
3 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी से नहीं डिवाइड होगा। 7 को ले लें 1 से या 7 से, तो या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा, उसको हम प्राइम नंबर हम कहेंगे। ओके, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 1 तो नहीं हो सकता। ओके, हमने इसकी डिफिनीशन में है कि 1 के अलावा, 1 के बाद से जो स्टार्ट होगा तो 2 है। 3 हो गया, 5 हो गया, आपका 7 हो गया, और 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इस तरह से आगे बहुत सारे हैं। और कुछ और मैं इंपॉर्टेंट आगे का बता दूं, जैसे 83 ये भी प्राइम है। आपको याद नहीं रखना इसको, बस आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और अपने नोट्स में देखते रहेंगे तो ध्यान में रहेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा बड़ा अगर नंबर दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, 97 हो गया, 101 हो गया। ठीक है, ये 3 नंबर भी आप बस लिख लीजिए और ध्यान में रखिएगा कि ये भी प्राइम होते हैं। तो प्राइम समझ गए। अब अगला नंबर हमारे सामने आता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर कौन है? जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ओके, सिंपल सी बात। और यहां भी वही कंडीशन है, अदर देन 1, 1 के अलावा, 1 के बाद से स्टार्ट होगा। तो 2 तो प्राइम हो गया, कौन कौन सा हो सकता है फिर ये? 4 हो गया, ओके, 6 हो गया, 8, 9, 10, इस तरह आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कंपोजिट और प्राइम आप समझ गए। अब फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स वो होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिस नंबर को वो डिवाइड करेंगे वो नंबर्स, वो फैक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम 30 के फैक्टर की बात करें तो 30 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? कौन कौन से नंबर हैं जो 30 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी पूरा पूरा डिवाइड करें, कोई रिमाइंडर ना बचे। 1 है, पूरा डिवाइड कर लेगा। 2 भी, 3 भी, 3 टाइम्स 30 होता है। और आपका 5, 6 और 10 हो गया, 15 टू 30 होता है, ये भी डिवाइड कर लेगा, और 30 खुद। तो ये सब क्या कहलाएंगे? 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, ये क्या है? फैक्टर्स कहलाएंगे उसके, यानी 30 के फैक्टर्स हो गए। अब एक टर्म आता है फैक्टराइजेशन। अब ये क्या होता है? जब किसी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जाए, व्हेन वी राइट एनी नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, तो हम उस प्रोसेस को कहेंगे फैक्टराइजेशन। जैसे इसी 30 नंबर को हम ले लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5, 6 5 30। तो 6 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है, इसके मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसे? 2 इंटू 15। ओके, हम देख रहे हैं यहां ऊपर 6 फैक्टर था और 5 फैक्टर था, इसके मल्टीपल में लिख लिया। 2 और 15 फैक्टर था, इसके मल्टीपल में लिख लिया। ठीक है, या हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10, या हम लिख सकते हैं 30 इंटू 1। ओके, इसी तरीके से और भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी अरेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 10 लिखा है, 10 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। अब एक टर्म आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये क्या होता है? व्हेन फैक्टर्स टेकन आर प्राइम नंबर्स, जब वो फैक्टर्स जो हमने लिया है मल्टीप्लाई करने के लिए वो प्राइम हो। जैसे 30 का हमने लिखना है, तो आप देखिए यहां पर जो हमने लिया था ये 6 आ गया, 6 प्राइम नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ये नहीं ले सकते, ये वाला प्रोडक्ट नहीं ले सकते। 15 देखिए प्राइम नहीं है, ओके, तो ये भी नहीं ले सकते। ये वाला, इसमें 10 प्राइम नहीं है, इसको भी नहीं ले सकते। और ये 30 प्राइम नहीं है, तो ये नहीं ले सकते। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है? इसको हम निकाल लेते हैं। जैसे 30 हमने लिख दिया, तो 2 15 टाइम्स जाएगा, फिर 3 5 टाइम्स जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी यहां 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है और 5 भी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें एक चीज आप गौर करिए, अगर मैं आपसे कहता कि फैक्टराइजेशन कर दो, तो हो सकता है कोई ये वाला आंसर लिखता, ये वाला, कोई ये वाला लिखता, कोई ये वाला लिखता, कोई ये वाला। लेकिन अगर मैंने कहा कि इसका 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स लिखिए, तो जिससे भी मैं कहूंगा जो भी आंसर लिखेगा वो यही लिखेगा। ठीक है, 2, 3 और 5 आगे पीछे अरेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता है, या हो सकता है वो लिख दे 5 इंटू 2 इंटू 3, लेकिन ये नंबर्स वही होंगे 2, 3 और 5। तो ये क्या है? यूनिक नंबर्स होंगे। और अगर मैंने कह दिया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, यानी छोटे से बड़ा बड़ा, तो फिर यही आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, 2, 3, 5।
तो बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यही होता है। तो ये डिफिनेशन हो गई। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी उसका फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे हमने लिखा था 30, तो उसके प्राइम के प्रोडक्ट में, यानी 2 इंटू 3 इंटू 5 में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इन यूनिक इज यूनिक, यानी यूनिक होगा, जिससे भी कहेंगे वो यही आंसर लिखेगा, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। यानी ऑर्डर आगे पीछे हो जाएगा लेकिन नंबर्स यही रहेंगे। तो यही है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कंसीडर द नंबर, ये 4n नहीं, 4 की पावर n है, ओके, 4 की पावर n, where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 की पावर n, okay, 4 की पावर n ends with digit 0। यानी ये कह रहा है कि कोई नंबर है 4 की पावर n, ओके, तो आपको ये पता लगाना है कि n की क्या वैल्यू रख दें, या ऐसा मुमकिन है कि n की कोई वैल्यू रखें और उसका आंसर जो आए उसके लास्ट डिजिट में 0 आ जाए, यानी पीछे कुछ भी x y z लिखा हो और लास्ट में उसके 0 आ जाए। ऐसा पॉसिबल है? तो वो n की वैल्यू क्या होगी अगर ऐसा मुमकिन है, तो ये हमको पता करना है। फॉर एग्जांपल अगर 4 की पावर हमने 1 रखा तो 4 आएगा, 4 स्क्वायर किया तो 16 आएगा, 4 क्यूब हमने किया तो 64 आएगा। इस तरह से कोई वैल्यू ऐसी है जहां लास्ट में 0 आ जाए। यहां देखिए लास्ट में 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ऐसा कुछ है। तो एक चीज आपको समझना पड़ेगा, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है तो पक्की बात है वो 10 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर, अपने मन से कोई भी नंबर सोच लो। फॉर एग्जांपल 30 सोच लिया, ये भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। और 1800 सोच लिया, 270 सोच लिया, ये सब के सब 10 से डिवाइड हो जाएंगे। अब 10 से डिविजिबल का मतलब क्या हुआ? 10 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो क्या होगा? 2 और 5, यानी 2 इंटू 5। तो यानी वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और साथ ही साथ 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए अगर उस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है। तो ये देखिए 270 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा और साथ ही साथ 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर लास्ट के 2 डिजिट हमको 0 चाहिए तो वो 100 से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1600 की हम बात करें तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 2 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है? 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10। और इस 10 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। और इस 10 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5। यानी इसका मतलब ये है अगर लास्ट के 2 डिजिट हमको 0 चाहिए तो 2 इंटू 5 के 2 पेयर चाहिए। इसी तरह अगर 1000 का देख लें, यानी 3 डिजिट चाहिए तो 2 इंटू 5 के 3 पेयर चाहिए, यानी इसके ऊपर क्यूब। सिंपल बात आपको यही समझना है कि वो नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था। तो अब हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसके हिसाब से हम लिखते हैं। एक चीज और हम देख लेते हैं, जैसे ये 4 की पावर n है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? इसका प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 की पावर n, या इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर की पावर n, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। अब ये कैसे बना? जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर है और इसका क्यूब हमने कर दिया तो क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की पावर 6 हो जाता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि पावर ऐड ना हो जाए, लेकिन अगर इस तरह से है तो पावर यहां मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो हमने 2 और n को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 की पावर n को हम ये लिख सकते हैं। तो अब हम एग्जाम में क्या लिखेंगे? We know that any positive integer ending with digit 0 is divisible by 5। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। हमने देख लिया, आगे समझ लिया, ठीक है, 5 से क्यों डिवाइड होगा। अब आगे लिखेंगे एंड सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन द प्राइम 5, यानी 5 डिजिट होने चाहिए, ठीक है, तभी डिवाइड हो पाएगा। तो 4 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? मैं बता चुका हूं, 2 स्क्वायर इसकी पावर n, ये लिखना है आपको आंसर शीट में अगर क्वेश्चन आता है तो, 2 की पावर 2n। इससे क्या पता चला? इट इंप्लाइज दैट द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज 2। यानी 4 की पावर n में जो भी फैक्टर्स आएगा वो सिर्फ 2 ही होगा, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू 1 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 to 2 आ जाएगा। अगर 2 रख देंगे
तो 4 टाइम्स 2 आ जाएगा, लेकिन 2 के अलावा यहां कोई और नंबर नहीं आएगा। तो यही बात यहां कही जा रही है। 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n। 4 की पावर n में 5 कहीं पर भी नहीं आएगा। फॉर एनी n, कोई भी n की वैल्यू रख दें 5 कभी नहीं आएगा। इसलिए हेंस वी कैन से दैट फॉर नो वैल्यू ऑफ n 4 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0, यानी कोई भी n की ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पर 4 टू द पावर n के लास्ट डिजिट 0 आ जाए। अब कोई नंबर मान लीजिए a है और कोई दूसरा नंबर b है, ठीक है, उसका HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर। अब क्या मतलब है, एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इधर a को ले लिया 6 और b को हमने ले लिया 20, ठीक है, दो नंबर हमारे पास आ गए। तो अब इसका HCF निकालेंगे, यानी HCF 6,20 हम निकालेंगे। तो क्या होगा, पहले दोनों का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 6 का क्या करेंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 20 का क्या होगा, 2 यहाँ 10 यहाँ 2 यहाँ 5। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, यानी 2 बार 2 है हमारा है, इंटू 5। तो HCF के बारे में क्या कह रहा है, कॉमन फैक्टर ढूंढो, इसमें कौन सा कॉमन है, 2 ही एक कॉमन है, बाकी 3 इधर है तो इधर नहीं है, 5 इधर है तो इधर नहीं है, 2 कॉमन है, और स्मॉलेस्ट पावर देखना है। अब कौन सा 2 लेंगे, ये 6 वाला 2 लेंगे या 20 वाला, तो भैया स्मॉलेस्ट देखना है, यानी ये। तो HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अब LCM A और B का क्या है, वही एग्जांपल हम ले लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर। तो हम ये देख चुके हैं, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 20 को 2 स्क्वायर इंटू 5। अब LCM में हम क्या करते हैं, LCM 6,20 अगर हमको लिखना है तो जितने प्राइम फैक्टर हैं सब लिख लो पहले, 2, 3 और 5 मल्टीपल में। अब क्या लेना है, जो कॉमन है उसमें पावर किसकी ज्यादा है, कॉमन एक ही दिख रहा है यानी 2 है, तो पावर किसकी ज्यादा है, ये 2 स्क्वायर, तो वही हम लगा देंगे। ये आ गया आपका LCM, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये आप कर चुके हो, मेन चीज आगे की है जो हमें समझना है। अब कोई A और B नंबर है, उसका HCF हमने लिया A, B। तो एक रूल है, वो क्या कहता है, अगर HCF और LCM को हम मल्टीप्लाई कर दें, A और B का HCF और A और B का LCM, तो किसके बराबर होता है, वो उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी पिछले क्वेश्चन में हमने जो निकाला था, देखिए HCF हमारा क्या निकला था, 2 निकला था, LCM हमारा 60 निकला था। तो HCF 2 और LCM 60, और नंबर क्या लिए थे हमने, ये देखिए A इज इक्वल टू 6 और B इज इक्वल टू 20, तो हम रख देते हैं A की वैल्यू 6 और 20। तो क्या है, ये दोनों इक्वल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, इसको 120 आएगा। तो अगर HCF और LCM को हम मल्टीप्लाई करें, इसमें ये एक बात ध्यान रखनी है कि दो नंबर्स के लिए ही फॉलो करता है, 3 नंबर में ये फॉलो नहीं करेगा। अगर 3 नंबर्स का हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है तो रूल यहां नहीं लगेगा। तो HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों उस अपने नंबर के ही प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब एग्जांपल 7 है, HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 96 और 404 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसका LCM निकालना है। तो ठीक है, HCF हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे निकलेगा, ये 96 हो गया हमारा, 2 टाइम्स जाएगा 48 बचेगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा 24 बचेगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा 12 बचेगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा 6 बचेगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा 3 बचेगा। ओके, अब 404 को देख लेते हैं, 2 टाइम्स जाएगा 202 बचेगा, और फिर 2 टाइम्स जाएगा बचेगा 101। तो अब देखिए, जब प्राइम नंबर से बताया था तो वहां पर मैंने ये नंबर नोट कराया था कि 101 एक प्राइम नंबर है। अगर आपके ये ध्यान में नहीं होगा और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप डिवाइड करते रह जाओगे कि 101 किससे डिवाइड होगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या 101 तक हम याद करेंगे कि कौन कौन सा प्राइम है? तो आंसर ये है कि बिल्कुल नहीं। बस इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठकर अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको याद होना चाहिए कि 101 एक प्राइम नंबर होता है।
बाकी इतना नहीं पूछेगा, 97 भी होता है, 83 भी होता है प्राइम नंबर, तो इतना हाई नहीं पूछेगा। लेकिन ये जो कि आपकी बुक में दिया है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इतना दूर तक आपको याद नहीं करना है कि कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं। ओके, तो इसको हम लिख लेते हैं। 96 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर, ये कितना 2 है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 है और ये 3। इसी तरह 404 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 101। अब HCF हम कैसे निकालेंगे, HCF हमें 96 और 404 का चाहिए। तो कॉमन कौन सा है, 2, पावर किसकी कम है, नीचे वाले की, तो 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो HCF हमारा 4 आ गया। अब हमको वो रिलेशन जो हमने पढ़ा था ये वाला, इसकी मदद से हमको LCM निकालना है। कैसे करेंगे, ये HCF को हम नीचे डिवाइड कर देंगे A इंटू B से, तो LCM हमारा निकल जाएगा। यानी LCM हमको निकालना है 96 और 404 का, तो हम क्या करेंगे, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 96 एंड 404, ऐसे निकालेंगे। तो 96 इंटू 404 और HCF क्या निकला था, 4। सॉल्व करेंगे तो 96 और 96 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आपका 8 है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72, 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बस भैया लगा लो, 6 को कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 3 हो जाएगा, सिंपल है। 72 2 टाइम्स जाएगा 36 और फिर 2 टाइम्स जाएगा 18, 2 9 और ये 3 और यहाँ 3 बचेगा। ओके, 120 को कर लेते हैं 260, फिर 230, 215, 3 5। तो चलो भैया सीरियल से लिख लेते हैं, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और 72, तो देख रहे हैं 2 हमारा यहाँ 3 है, तो 2 पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर और 120, इसको क्या लिख सकते हैं, यहां भी 3 है और 3 इंटू 5। हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है, वो रिलेशन नहीं लगा सकते, यानी बोले तो ये वाला रिलेशन, क्योंकि वो 2 ही नंबर के लिए था, हमारे पास 3 नंबर आ चुके हैं, अब ये रिलेशन नहीं लगेगा। तो HCF हमको निकालना है, HCF ऑफ 6, 72, 120 कैसे निकलेगा, कॉमन देखो 2 और 3 ही कॉमन है सब में, ठीक है। तो 2 की सबसे छोटी पावर कहां पर है, ये है 2 की पावर 1, और 3 की सबसे छोटी पावर यहां पर है, ये भी, तो 3, तो 6 HCF आ गया। अब LCM निकालना है, 6, 72, 120 का क्या आएगा, तो सारे नंबर लिख लो, 2 3 2 और 5, ठीक है, 2 3 और 5। अब ग्रेटेस्ट पावर किसकी है, 2 की 3 पावर सबसे बड़ी है और 3 की 2 पावर, ठीक है, यहां देख रहे हैं 3 स्क्वायर और बाकी तो छोटी है, और 5 तो बेचारा अकेले ही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 360 आएगा। कि एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे तो हमारे लिए ये एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम। आपने क्लास 9th में रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, वही कॉन्सेप्ट यहां यूज होगा। तो क्लास 9th की जितने कॉन्सेप्ट की हमें यहां जरूरत है उसको हम थोड़ा सा यहां डिस्कस करेंगे। तो जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P एंड Q क्या होता है, इंटीजर होता है, और साथ ही साथ Q नॉट इक्वल टू 0, ये Q 0 नहीं होना चाहिए, ये आपने पढ़ा था। बस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि कौन कौन से नंबर रैशनल होते हैं, इरैशनल होते हैं, कंडीशन क्या है। हमें जो जानना है यहां पर यह समझना है कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि कोई नंबर इरैशनल है। ओके, तो रैशनल नंबर ये होगा, इरैशनल क्या होगा, इसका अपोजिट, जिसे हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, वो आपकी इरैशनल हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर हम इरैशनल की हम बात कर रहे हैं, तो आपके क्या हो सकते हैं, √2, √3 और √15, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उसका रूट जो है वो इरेशनल नंबर होता है। अब 15 क्या है, देखिए 15 प्राइम नहीं है,
लेकिन क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अगर हम 16 लिखते रूट 16, तो ये क्या है, ये एक 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का। ठीक है, तो हम यहां पर इसे इर्रेशनल नहीं कह सकते। इसी तरह आपका पाई होता है और वगैरह वगैरह। अब एक थ्योरम यहां यूज होगा, वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम यूज होगा, बस उसको यूज करना है, खाली उसको याद भी नहीं करना आपको। अगर p कोई प्राइम नंबर है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एग्जांपल से समझ लें इस थ्योरम को, बस आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो इसका यूज होगा यहां पर। इसका प्रूफ भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जो कि एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। वहां पर मेंशन हुआ है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां नहीं आएगा। ठीक है, तो अब p को प्राइम नंबर है कोई, इसको p हम 2 मान लेते हैं और a को हम 4 मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर को अगर p यानी 2 डिवाइड करेगा, आप देख सकते हैं ये 4 स्क्वायर यानी 16 को तो 2 डिवाइड कर सकता है, तो पक्की बात है ये कि a को भी डिवाइड करेगा। a क्या है हमारा 4, यानी टू ऑल्सो डिवाइड 4। बस इतना समझना है, ये आपका थ्योरम है, ये एक प्रूफ है। अब इसको हम यूज करेंगे, तो हम यहां कई तरीके के नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव करेंगे। जैसे आपको दे देगा सिंपल एक इर्रेशनल नंबर, मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, जैसे आपका √2 को प्रूव करना होगा, √3 हो गया, √15 हो गया। इस तरह के नंबर दे देगा और पूछेगा कि आप इसको प्रूव करिए कि इर्रेशनल है, या फिर इर्रेशनल और रैशनल को मिक्स करके दे देगा, यानी इर्रेशनल प्लस रैशनल या रैशनल प्लस इर्रेशनल, जैसे 2 प्लस √3 या 2 माइनस √3 या √3 प्लस 2, इस तरह दे सकता है। या मल्टीप्लिकेशन में दे सकता है इर्रेशनल और रैशनल के, फॉर एग्जांपल 2√3 4√6, इस तरह से दे सकता है। ठीक है, तो हम चलिए क्वेश्चन से समझ लेते हैं इसको। अब ये एग्जाम्पल 9 है आपका, इसमें प्रूव करना है कि ये जो √3 है ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब एग्जाम में किस तरह लिखेंगे उस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो प्रूव करने का मेथड है इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो चीज हमको प्रूव करना है, फॉर एग्जाम्पल √3 को इर्रेशनल प्रूव करना है, तो हम उसका उल्टा मान लेंगे कि मान लेते हैं रैशनल है। आगे चलकर हमारा ये मानना अगर गलत हो गया तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने रैशनल माना था जो कि गलत हो गया, तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम मानते हैं लेट √3 इज रैशनल, √3 को हम रैशनल मान लेते हैं, तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर p एंड q। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा p और q, जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, सच दैट, अब √3 क्या हो जाएगा, p बाई क्यू, क्योंकि रैशनल माने हैं तो सीधी सी बात है p और q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में। आपके बुक में a और b लिया हुआ है तो जो चाहे आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने यहां पी क्यू यूज किया है क्योंकि यही डिफिनेशन आप पढ़ते आ रहे हैं, वो इजी है। ठीक है, एग्जाम में पी क्यू भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं। और आगे लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम, को प्राइम है यानी HCF 1 होगा। अब को प्राइम क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं, वैसे आप पढ़े हो, यानी इन दोनों का जो HCF होगा P और Q का, वो 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर लिया 4/8, ओके, तो इन दोनों का HCF क्या है, 4 और 8 का HCF निकालेंगे तो सीधी सी बात है HCF आपका क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, फिर क्या बचेगा 2/4। अब HCF क्या आएगा, 2 और 4 का 2 आएगा, अभी भी को प्राइम नहीं हुआ। फिर और सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 1/2, तो HCF अब क्या आ गया, अब देख रहे हैं 1 आ गया, यानी अब ये को प्राइम हो गया। और एक चीज आप गौर करिए, अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, 1/2 को अब और ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते थे, और किसी से अब डिवाइड करके इसको और छोटा नहीं कर सकते, यानी सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको लेना है ताकि HCF हमारा 1 आ जाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि HCF 1 रहेगा।
तो इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में ये चीज आपको नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यानी √3 को स्क्वायर कर लीजिए और p/q को स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे एम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा p²/q²। फिर एम्प्लाइज दैट, अब ये q इधर ले जाएंगे तो 3q² हो जाएगा इक्वल्स p²। फिर एम्प्लाइज लगाएंगे और अब ये q² इस 3 को नीचे ले आइए, यानी p²/3। और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसको हमने 1 नाम दे दिया। ठीक है, इक्वेशन 1। और वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। अब देखिए यहां पर ये जो लास्ट लाइन मैंने लिखी है q² = p²/3, इससे क्या पता चल रहा है कि p² को 3 डिवाइड कर रहा है। तो यही चीज हम लिख देते हैं, एम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स p²। तो वो थ्योरम जो मैंने पढ़ाया था उसको याद करिए, हम क्या लिख सकते हैं, एम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स p। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, वही चीज हमने लिख दिया। चाहे तो आप साइड में यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है, या चाहे ना लिखिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, p = 3c। अब कहेंगे ये क्या है, इसको भी साइड में आपको समझाने के लिए बता देता हूं। जैसे p/3 हम लिखेंगे तो डिवाइड करने पे कोई वैल्यू आएगी ना, मान लेते हैं उसको c आएगी। ठीक है, जैसे p को हम मान लीजिए 6 मान लेते हैं और 3 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, यानी p को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3c। तो ये p = 3c यहां से आया है। और आगे आप लिख देंगे फॉर सम c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगी वही c होगा। अब फिर से करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, आपको ये पूरा लिखना है, SQ नहीं लिखना है, स्क्वायरिंग पूरा लिखना है बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, p² = 9c² हो जाएगा। अब इस p² की यानी p की वैल्यू हम रख सकते हैं कहां से, ये इक्वेशन 1 में देखिए p² की वैल्यू हमको पता थी, वो क्या है 3q²। अब यही हम पुट कर देते हैं, तो हम लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ p² फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन से हम पुट करेंगे तो p² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3q² = 9c²। इंप्लाइज दैट q² को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 और 3 9 डिवाइड हो जाएगा तो 3c² हो जाएगा। तो हम c² को क्या लिख सकते हैं, q²/3, यानी 3q² को डिवाइड करेगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, वही वाला एकदम ऊपर वाला केस आ गया। यहां देखिए q² = p²/3 था और यहां c² = q²/3। तो हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स q²। तो अगर q² को डिवाइड करेगा तो q को भी डिवाइड करेगा, यानी 3 डिवाइड्स q, 3q को भी डिवाइड करेगा, वही वाला थ्योरम जो हमने पढ़ा था। तो बस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। ये साइड वाला ये चीज नहीं लिखना आपको, चाहे तो लिख लें, लेकिन आंसर शीट में जब एग्जाम में लिखेंगे तो इसको नहीं लिखना आपको। तो देखिए इससे हम क्या समझ सकते हैं कि वही जहां हमने सी लिया था, देखिए 3 डिवाइड्स p, तो p = 3c। तो हम क्या लिख सकते हैं, q = 3d ले सकते हैं। इसको चाहे अपना लिखिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो यहां से देखिए एक बात आपको पता चली, p की वैल्यू हमें क्या पता चली, 3c। ये देखिए p, और हम p/q को कर लेते हैं, p/q करते हैं और q की वैल्यू क्या है यहां पर, देखिए 3d है, इक्वल्स 3d हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, p/q की वैल्यू c/d आ जाएगी। यहां एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि p/q को हमने क्या माना था, को प्राइम माना था, और को प्राइम मतलब HCF तो भैया 1 ही होगा, लेकिन ये 3 कहां से आ रहा है, तो यहां पर ये 3 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि HCF 1 तो नहीं रहेगा, कम से कम 3 तो एक कॉमन है ही है दोनों में। तो ये भी आपके साइड में समझने के लिए मैंने बना दिया है,
इसको भी आप नोट कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में इसको नहीं लिखेंगे और इसको भी नहीं लिखेंगे q इज इक्वल टू 3d, बस यहां तक लिखेंगे जहां तक, उसके बाद क्या लिखना है उसको चलते देखते हैं। Therefore P and Q have at least 3 as a common factor। तो आप देख रहे हैं 3 एक कॉमन फैक्टर की तरह आ रहा है, और हम मान के चले थे कि भाई कोई कॉमन नहीं होगा, वो एक को प्राइम है, HCF 1 आएगा। तो अगली लाइन लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q आर प्राइम। तो ये चीज एक दूसरे को क्या आगे अपोजिट हो जा रही है कि हम तो कुछ मान के चले थे और यहां कुछ निकल कर आ रहा है। दिस मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमने जो सपोज किया था कि ये दोनों को प्राइम है, या हमने जो सपोज किया था कि √3 एक रैशनल नंबर है, वो गलत हो गया। हेंस वी कंक्लूड दैट √3 इज इररेशनल। तो यहां से हमको यह पता चल गया कि √3 इररेशनल है, क्योंकि हम रैशनल मान के चले थे, और जो रैशनल मान के चले थे तो वहां पर हमको रॉन्ग आंसर मिला, यानी ये P और Q आखिरी में चल के को प्राइम निकले ही नहीं। तो बस इसी तरीके से आपको एग्जाम में आंसर में लिख देना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये उससे आसान क्वेश्चन है, इसमें शो करना है कि 5 माइनस √3 इज इररेशनल। 5 माइनस √3 को इररेशनल प्रूव करना है। वही चीज लिखेंगे, लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल। तो यहां भी हमने क्या किया, इसको रैशनल मान लिया। तो क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर P एंड Q, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसे ब्रैकेट में नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, सच दैट वही इक्वेशन लिख देना है 5 माइनस √3, क्योंकि रैशनल मान के चले हैं P बाई Q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, यानी HCF इक्वल टू 1। तो यहां पर स्क्वायरिंग वाला चक्कर है नहीं, क्या करेंगे, बस रीअरेंज कर देंगे। क्या मतलब, √3 को इधर ले जाओ और P बाई Q को इधर ले आओ, यानी 5 माइनस P बाई Q, और √3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा। ऐसे एम्प्लाइज का फॉर्म साइन लगा देंगे यहां। फिर इसको फर्दर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5Q माइनस P बाई Q इक्वल्स √3। तो यहां से क्या निकल के आ गया कि √3 इज रैशनल। इसको सॉल्व करें तो हमको √3 रैशनल निकल आया। क्यों, यहां से ऐसे ब्रैकेट में आप लिख देंगे बिकॉज P एंड Q आर इंटीजर, P और Q इंटीजर है, देयरफॉर 5Q माइनस P बाई Q इज रैशनल नंबर। तो भाई P और Q तो इंटीजर थे हमारे। अब जो हमारी ये इक्वेशन आई थी P माइनस ये सॉरी 5 माइनस P बाई Q, अब देखिए ये भी रैशनल था और P बाई Q ये भी रैशनल है। तो रैशनल माइनस रैशनल अगर करेंगे तो इररैशनल कैसे आ सकता है, यानी रैशनल माइनस रैशनल भी एक रैशनल नंबर ही होता है। ओके, तो इसलिए 5Q माइनस P बाई Q इज इक्वल टू √3 है, तो √3 भी रैशनल आएगा। लेकिन √3 को तो हम जानते हैं इररैशनल होता है। अब यहां पर आपको 5 माइनस √3 प्रूव करना है, तो यहां हमको मालूम है कि √3 इररैशनल है। ठीक है, तो अगली लाइन लिखेंगे हम, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इररेशनल। तो सच्चाई क्या है, √3 इररेशनल है, और हमारा क्या आंसर निकल कर आ गया कि भैया ये एक रैशनल है। तो इसका मतलब जो हम मान के चले थे वो गलत है। सो आवर assumption इज इनकरेक्ट या रॉन्ग, कुछ भी लिख सकते हैं। अगली लाइन में लिखेंगे हेंस 5 माइनस √3 इज एन इररेशनल नंबर। यहां आप पूरा लिखेंगे इररेशनल। ठीक है, तो ये हो गया। इसका प्रूविंग तो बहुत आसान थी, बहुत छोटे स्टेप में है। सिर्फ क्या करना है, उसको P बाई Q की इक्वल करना है और रीअरेंज कर देना है इस तरह से कि √3 एक साइड आ जाए और बाकी नंबर दूसरे साइड आ जाए। फिर यहां से खुद ब खुद सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
यहां को करना है कि शो दैट 3√2 इज इरेशनल। तो वही चीज लिखेंगे, लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे, 3√2 इज रैशनल, तो इसको मान लेते हैं हम रैशनल है। तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट P एंड Q, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 है, सच दैट, वही इक्वेशन लिख देंगे 3√2 इज इक्वल टू P/Q, जहां पर वेयर P एंड Q आर को प्राइम, दैट इज HCF इक्वल टू 1। तो √2 को एक साइड रखेंगे, P/3Q। तो P/Q एक रैशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर में 3 से डिवाइड कर दें तो भी वह एक रैशनल ही नंबर रह जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट, इससे हमें क्या पता चल के रहा है, √2 इज रैशनल। अब हमें यह निकल कर आ गया कि √2 रैशनल है। ऐसा इसलिए बिकॉज P एंड Q आर इंटीजर, देयरफॉर P/3Q इज रैशनल नंबर। ओके, तो वही वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, ये जो हमने लिखा था, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, अब यहां पर √2 हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में हमारे √2 दिया है, तो √2 इज इरेशनल, सो अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, हेंस, अब यहां लिख देंगे, हेंस 3√2 इज इरेशनल। तो हो गया, ये बहुत आसान सा है, बस जो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दिए हैं, एक्सरसाइज में दिए हैं, उसी को प्रैक्टिस करना है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। ओके, तो अब यहां कोई भी नंबर दे दिया होता, फॉर एग्जाम्पल 6√5, सब के लिए इसी तरह करना है, स्टेप सारे के वही हैं। एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्लास 9th में आपने रैशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ा था, तो वहां ये चीज आपने पढ़ी होगी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरह के टर्म आपने पढ़े होंगे। तो एक डेसिमल नंबर 3 तरह से होता है। पहला आपका होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो एंड हो जाए, खत्म हो जाए। टर्मिनेटर मूवी बनी है, आपने देखा होगा, तो उस टर्मिनेटर जो नाम है मूवी का, वो क्यों रखा है, क्योंकि टर्मिनेटर्स क्या करते हैं, इंसानों को खत्म करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया, टर्मिनेटर। तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है, टर्मिनेटिंग, यानी वो नंबर, वो डेसिमल नंबर जो कहीं जाकर एंड हो जाए, कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक नंबर लेते हैं 3.75, तो ये नंबर 5 पे आके खत्म हो जा रहा है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, 3.75 सिंपल 3 डिजिट्स हैं, इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। दूसरी कैटेगरी डेसिमल नंबर की क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म ना हो। तो अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट हम यहां देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, यानी वो नंबर एंड नहीं कर रहा है, लेकिन उसके डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 3.75 75 75 एंड सो ऑन। अब ये नंबर देखिए 3.75, यानी ये नंबर चलता चला जाएगा, 75 75 75 करते जाएंगे, तो क्या है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, कहीं खत्म नहीं हो रहा ये नंबर, लेकिन ये नंबर रिपीट कर रहा है, 75 बार बार रिपीट कर रहा है। इसमें हम आगे का नंबर बता सकते हैं, अगर मैं पूछूं इस 5 के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे 7 आएगा, उसके बाद फिर 5 आएगा, फिर 7, फिर 5, तो यानी टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। और तीसरी कैटेगरी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी ना खत्म हो रहा है ना रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम नंबर ले लेते हैं 3.75742106 8, तो आप यहां देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है, कहीं खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा है। 7 5 के बाद 7 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। अब मैं पूछूं कि 8 के बाद क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते हैं, आप कहोगे वो नंबर दीजिए जिसके ये आप डेसिमल निकाले हो, तो मैं डिवाइड करके बताऊंगा कि 8 के बाद क्या आएगा। ओके, तो 3 कैटेगरी होती है। तो यहां से आप समझ गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब ये दो जो नंबर होते हैं, ठीक है, इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर। और ये जो हमारा होता है इसको इररेशनल कहते हैं, यानी ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो उसको इररेशनल कहते हैं। ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं, इसका कुछ पता नहीं, ना खत्म हो रहा है ना रिपीट कर रहा है।
तो हमारा ये जो लेक्चर होगा उसमें फोकस हम इसके होगा कि ये ऐसा रैशनल नंबर है जिसके हम टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहां आपके एनसीईआरटी बुक में एक थ्योरम दिया है, थ्योरम 1.5। ये क्या कहता है? लेट एक्स बी आर रैशनल नंबर। कोई एक्स है, कोई रैशनल नंबर है, मान लेते हैं हम कि x की वैल्यू 0.375 है। मान लिए कोई भी नंबर मान सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हमने लिख ली, कोई रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, मैंने रैशनली नंबर लिया है, ठीक है। हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी डेसिमल के फॉर्म में हम इसको लिखें तो टर्मिनेट कर रहा है। सीधी सी बात है यार, 5 पे खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p बाई क्यू। तो इस x को यानी 0.375 को जो हमने यहां माना है, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इस 375 को ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1000 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां आपको सॉल्व करना नहीं सिखाया जा रहा है, आपको कुछ और बताना है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी 3/8, ठीक है। p बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया। वेर p एंड q आर कोप्राइम। कोप्राइम के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया ही था, यानी फर्दर ये डिवाइड ना हो, इन दोनों का HCF यानी 3 और 8 का HCF 1 आएगा, तो इसको हम कोप्राइम कहेंगे। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी इस q का, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं ना, तो q की वैल्यू क्या है? 8 होगी। तो इस 8 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इस तरह से हम करेंगे 2 4 और 2, ये 2 आएगा। तो इस 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। तो इसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस क्यू का, तो हम इसको इस तरह से 2 की पावर n 5 की पावर m में लिख सकते हैं, वेयर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? मैं यहां नीचे लिखता हूं, 3/8 हमने लिखा था, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 की पावर 3। तो ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख देते हैं, डेसिमल इसका एक्सपेंशन टर्मिनेट भी कर रहा है, तो q की जो प्राइम फैक्टर होगा वो इस फॉर्म में 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो आप देखोगे यार 2 की पावर n की वैल्यू यहां 3 है, लेकिन 5 कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन थ्योरम तो कह रहा है कि ऐसा होगा। तो एक काम हम कर सकते हैं, वो क्या कि अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ बिगड़ जाएगा। भाई किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं। और एक चीज आप जानते हो, किसी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा। 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 17 की पावर 0 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो वो नंबर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। और यहां हमसे बताया है कि n और m क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, नॉन निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए। सिंपल कह दो यार, होल नंबर होगा, सिंपल सी बात है। तो 0 हम ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 0 है, तो इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो ये थ्योरम यही कह रहा है कि हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब अगला थ्योरम जो हम पढ़ेंगे वो इसका ठीक उल्टा है। ओके, तो देख लेते हैं वो थ्योरम क्या कहता है। तो ये कह रहा है कि लेट एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू। कोई नंबर है, उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिखा है। वाई एग्जाम्पल लेते हैं, आसानी रहेगा आपका समझने के लिए भी, याद रखने के लिए भी। तो x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, जहां p बाई क्यू को हमने मान लिया है 3/8। ओके, आगे क्या कह रहा है? सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। ये आप पढ़ ही चुके हो, अभी मैंने बताया कि हम इसको 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये भी हमने देखा था। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। तो ये कह रहा है कि अगर इस तरह से आप लिख सकते हो, तो उसको जब डिवाइड करोगे इसको और डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाएगा, यानी एंड कर जाएगा। और क्या हो जाएगा? ये वही वैल्यू आएगी जो हमने किया था। ये देखिए 3/8 क्या था, इसकी वैल्यू 0.375, तो वही होगा। इसको सॉल्व करने के बाद 0.375, तो भैया 5 पे आकर ये खत्म हो जा रहा है, तो ये पता चल गया। यानी ये थ्योरम हमको ये बताता है कि अगर ऐसे हम लिख सकते हैं तो भैया डेसिमल टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, और 1.5 वाले थ्योरम क्या कहते हैं? अगर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको,
यानी टर्मिनेट कर रहा है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं, दोनों अपोजिट है। ठीक है, अब एक चीज और आपको बतानी है इसके अंदर कि अब इसके अलावा कोई नंबर अगर टर्मिनेट ना करे, या अगर हम ऐसे कह लें कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में हम ना लिख सकें, तो उसके लिए क्या थ्योरम है, कोई ऐसा रूल है? क्योंकि मैं बता चुका हूं, यहां पर देखिए, सिर्फ टर्मिनेटिंग ही रैशनल नंबर नहीं होते, बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग भी रैशनल होते हैं, लेकिन शर्त है कि रिपीटिंग होने चाहिए। ठीक है, तो दो थ्योरम हमारे टर्मिनेटिंग के बारे में पूरे हो गए। अब ये जो हम पढ़ेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो रिपीट करेगा तभी रैशनल होगा, वरना इरेशनल हो जाएगा। तो एक चीज हम सॉल्व करते हैं, एक नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं और हम देखते हैं। हमने एक नंबर ले लिया 1/7। अब चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 1 अंदर रखा, 7 बाहर रखा, पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले, 0 उतारा, 7 1 जा 7, माइनस किया 3 आएगा, फिर यहां 0 उतारेंगे, 7 4 जा 28, ये 28 आएगा, माइनस करेंगे 2 बचेगा, फिर 0 आया, अब 2 टाइम्स आएगा, 7 2 जा 14, और यहां बचेगा अब 6, फिर 0 उतारेंगे, 7 8 जा 56, माइनस करेंगे 4 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, 7 5 जा 35 आएगा, माइनस करेंगे 5, फिर 0 उतारेंगे, 7 7 जा 49, और माइनस करेंगे, अब आएगा 1, 0 उतारेंगे। अब ये आपका 10 आ गया, और आपने डिवाइड किसको करना शुरू किया था, इसी 10 को, यानी फिर से ये आ गया। अब वही करेंगे, अगर 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 7 1 जा 7 जाएगा। ठीक है, फिर ये 30 बचेगा, देखिए 30 यहां बचा था, ये वाला 30 बचा था यहां पर, तो फिर 4 से करेंगे, तो यानी इसको 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/7 को इस तरह से लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं ये नंबर बार बार रिपीट करता जाएगा, हम डिवाइड करते जाएंगे और यही नंबर रिपीट करता जाएगा, आगे भी ऐसे चलता चला जाएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इसके लिए क्या थ्योरम है उसको देखते हैं। लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, कोई नंबर है, वही वाला हम एग्जाम्पल लेते हैं, x इज इक्वल टू पी बाई क्यू है, रैशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/7 हमने लिख लिया। बी आर रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। इसको 2 की पावर n और 5 की मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर m के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो आप कहोगे अरे ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसी 7 के अंदर 1 और 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं होता, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 7 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0। तो हमने लिख तो दिया 2 की पावर n और 5 की पावर m, लेकिन भैया ये 7 भी तो है, दंगा करवाओगे क्या दोनों में? 2 और 5 की जोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन ये 7 काम खराब कर देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो थ्योरम पहले दोनों हमने पढ़ा उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में लिखना है, और इनके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ये 7 आकर इनका रिश्ता खराब कर देगा, इनकी जोड़ी तोड़ देगा। इसलिए कोई भी नंबर 7 के क्या, अगर 2 और 5 के अलावा कोई नंबर और मल्टीपल में आ गया तब वो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो अगर ऐसा नंबर हमारे सामने आ गया 1/7, तो 7 तो पहले ही आकर मुसीबत खड़ी कर दिया है, लेकिन हम रैशनल नंबर कह रहे हैं, तो इससे हमको क्या पता चलेगा, रैशनल नंबर भी है और 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिखा है q इज नॉट ऑफ द फॉर्म। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें यह पता चलेगा ये रैशनल नंबर तो भैया ठीक है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब जरा इस थ्योरम को पढ़ने से पहले मैं आपको दे देता कि 1/7 नंबर लिखा है, ठीक है, अब बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप लगते वही काम करते, इतना बड़ा डिवाइड करते और ज्यादा नीचे तक जाते और चेक करते कि भैया टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं। इस थ्योरम ने आपका काम आसान कर दिया। आप देखोगे कि हाँ रैशनल नंबर है और ये 7 बाबू आ गए हैं, ये 7 बाबू तो काम बिगाड़ देंगे, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, 7 की वजह से ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, और रैशनल भी है, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो आपको ये दोनों थ्योरम आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो 1.5 और 1.6 थ्योरम से हमें यह पता चला, यानी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के बारे में हमको पता चला, और ये 1.7
थ्योरम में हमें नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का प्रूफ पता चला। इससे हमको साबित हो गया कि हाँ, हम ऐसा क्यों कहते हैं कि एक रैशनल नंबर है और नॉन रैशनल नंबर है। ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। तो वही 3/8 का हमने ले लिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2³ 5⁻0। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसका एक आसान तरीका है। अगर भैया नीचे अगर 10 या 10 की पावर में कुछ आ जाए तो हम सिंपल पॉइंट का ही खेल होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ा नंबर है 1 4 7 8, अगर 10 से डिवाइड करना है तो बहुत आसान है। कोई भी नंबर है 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहां लग जाएगा। अगर 100 होता तो पॉइंट यहां लग जाता, 1000 होता तो पॉइंट यहां लग जाता। जितने यहां जीरो बढ़ते जाएंगे पॉइंट उतना खिसकता चला जाएगा। तो इस 5 की पावर 0 अगर यानी 2 इंटू 5 क्या होता है, 10 होता है। इसी का पेयर हम बना लें तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। 2 की पावर 3 हमारे पास है, किसी तरीके से 5 की पावर 3 आ जाए तो 1000 वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे इस 5 को हटाएंगे, 5 की पावर 3 नीचे और 5 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि ये दोनों वैल्यू में कोई फर्क ना आए। ठीक है, अब इसी की वैल्यू आप लिख लो। 5 का क्यूब क्या है 125, 125 3 क्या होगा 375 आएगी वैल्यू। और 2 और 5 का पेयर यानी 2 इंटू 5 का एक जोड़ा, 2 इंटू 5 दूसरा जोड़ा, 2 इंटू 5 ये तीसरा जोड़ा। तो क्या हो जाएगा 10 10 10 1000 हो जाएगा, यानी 1000 से डिवाइड कर देंगे, आ गई वैल्यू 0.375। खेल खत्म। एक और एग्जांपल लेते हैं 13/125। जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 125 दिखते ही समझ जाएंगे कि हमको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 1000 बन जाएगा ये, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 हो जाएगा, और हम जानते हैं 250 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखते हैं क्या होगा। या सिंपल आप फैक्टर निकाल लोगे। 125 क्या है 5 का क्यूब है, यानी 13/5³ यानी हमको 2 क्यूब की जरूरत है, तभी रिश्ता पक्का होगा। 2 क्यूब हमने यहां कर दिया, 2 क्यूब ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, बाराती और घराती दोनों आएंगे। तो 13 इंटू 8 आपका 104 होता है, और यहां 1000 हो जाएगा, और यहां से आएगा 0.104। ओके जी, लाइन सीधी नहीं खिंच रही। अगला देखते हैं 7/80। अब 80 का ऐसे साइड में फैक्टर निकाल लोगे, कुछ नहीं करना यार। देखो सिंपल 8 इंटू 10 है, और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। 2 क्यूब यानी 2 की पावर 4 इंटू 5, इस तरह से समझ लेने, यहाँ फैक्टर उक्टर कर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या मिल गया 7/2 की पावर 4 इंटू 5। यार रिश्ता पक्का करने के लिए 5 की पावर 4 होनी चाहिए, लेकिन एक ही 5 है, यानी 5 की पावर 1 है। किसी तरह से यार 5 का क्यूब का जुगाड़ हो जाता तो काम बन जाता। ठीक है, लगा दो, लेकिन ऊपर भी देना पड़ेगा। यहां पर बस हो गया। यहां पर हम क्या कह सकते हैं 7 इंटू 5³ और 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब सॉल्व कर लेंगे, कुछ है नहीं बचा। 875/10 की पावर 4 हो जाएगा, जिसको हम 0.0875 लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करता हूं अगले पेज पे, इस पे साफ साफ करूं। तो ये एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। 14588 अपॉन 625। अब 625 को आप फैक्टर करोगे तो 5 की पावर 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर होता है 625। अब हम इसको क्या लिख सकता है, इसको ऐसे लिख सकता है कि इस 5 की पावर 4 तो है, लेकिन 2 की पावर 4 कहीं नहीं दिख रहा है। तो बस कर दो 14588 अपॉन 5 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 कर दो। लेकिन अगर बाहर से लाया हो तो बाहर ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना। अब कैसे करना है, जैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वैसे ही करना है यार, सिंपल हो जाएगा। टाइम लगेगा, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ भी आएगा। और क्या कुछ आएगा 233408 अपॉन 10 की पावर 4। ये सब आप जो कैलकुलेशन है इसको खुद किया करो। बहुत से लोग होते हैं जल्दी की वजह से कैलकुलेटर्स कर लेते हैं। एग्जाम में आपको यही करना है, और यही सब मिस्टेक होती है, इसकी वजह से आंसर आपके गलत हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा टाइम भले लग जाएगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन सही हो जाएगा, वरना एरर बहुत होगा। आज फोन में कैलकुलेटर है, सिंपल से किया और हो गया। यार जानते हैं कैलकुलेट करना, लेकिन वहां यही गलती हो जाती है।
इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट भी हो जाएगा और एक्यूरेट भी हो जाएगा, गलती होने की चांस भी कम हो जाएगी। तो बस इसकी क्या हो जाएगी, इस पॉइंट को 4 डिजिट पीछे कर देना है क्योंकि 10⁴ है, यही आंसर आ जाएगा 23.3408। तो बस हो गया, इसमें और क्या बताना था, और कुछ तो बताना है नहीं, हो गया इसमें ये खत्म। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गई होगी चीजें, और आपने अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा अगर आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप खुद से प्रैक्टिस करिए। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहां CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है, नीचे एक डाउन एरो होगी उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। फिर मैप की है, वन शॉट वीडियोस की है, इंग्लिश की है, क्विज की है, इस तरह से सारी मिल जाएगी। और आप नीचे आओगे तो यहाँ क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज एग्जाम्पलर ये अलग सेक्शन आ गया, यहाँ पर क्लास 10 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।